सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन से 100, सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न और डीएलएड विषय से 75 प्रश्न होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जी हाँ, 1857 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे। जी हाँ, बिहार में 1857 की क्रांति का वे प्रमुख नेता थे, जो कि एक जमींदार थे जगदीशपुर के। तो उनका देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मई 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। जी हाँ, प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। जी हाँ, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। जी हाँ, फणींद्रनाथ घोष, जो कि बिहार के थे। नेक्स्ट है तीसरा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? जी हाँ, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो बिहार के किस जगह पे हुआ था? ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। तो दोस्तों, ये जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था गया में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, गया में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। जी हाँ, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 4 नंबर का। जी हाँ, 4 में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जी हाँ, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा कथन है, यह आग का प्रतिरोध करता है। और तीसरा, यह ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिया गया है केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 2 तथा 3, और डी में है 1, 2 तथा 3। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 1, 2 तथा 3, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। एक बार ऑप्शन पे गौर कीजिएगा फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह सही है। यह आग का प्रतिरोध करता है, यह भी सही है। यह ऊष्मा का कुचालक है, यह भी सही है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट है 5 नंबर का, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सवाना, पंपास, प्रेयरी, वेल्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास कहते हैं। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जबकि अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। जी हाँ, अफ्रीका की बात करेगा तो वेल्ड और दक्षिण अमेरिका में उसे पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? जी हाँ, इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उससे संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन है मेजनी, केवूर, गैरीबाल्डी, मुसोलिनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी। जी हाँ, इटली के एकीकरण से मुसोलिनी संबंध नहीं रखता था, क्योंकि इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो मेजनी और काउंट कावूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों का भूमिका था उसमें, जबकि
मुसोलिनी का भूमिका नहीं था। नेक्स्ट है 7 नंबर का, बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। जी हाँ, हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हिमाद्री और हिमाचल और शिवालक कहा जाता है। हिमाद्री को कहते हैं बृहत्तर हिमालय और हिमाचल को कहते हैं लघुत्तर हिमालय और शिवालक को कहा जाता है बाह्य हिमालय। जी हाँ। नेक्स्ट है 8 नंबर का, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? जी हाँ, ज्वालामुखी जो होता है तो उसमें कप आकार का हो जाता है, तो इस कप आकार को यानी यू आकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे क्रेटर कहा जाता है। जी हाँ, क्रेटर। नेक्स्ट है 9 नंबर का, दुग्ध हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? जी हाँ, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? ऑप्शन है पीयूष, स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा, अंडाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि से ही दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, पेप्सिन एक एंजाइम है जो खाली स्थान को पचाता है। जी हाँ, पेप्सिन जो है वो किसे पचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो कब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है कि जो शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्र का सही जोड़ा को बतलाता है? ऑप्शन है पिता से एक्स तथा माता से वाई, पिता से वाई तथा माता से एक्स, पिता से वाई तथा माता से वाई, पिता से एक्स तथा माता से एक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, पिता से एक्स तथा माता से एक्स, यह क्रोमोसोम जब मिलता है तो यह जो है वो लड़की जन्म लेती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? जी हाँ, 12 नंबर में है, स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? जी हाँ, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट यानी रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य अक्षांश घास स्थल को। जी हाँ, मध्य अक्षांश घास स्थल को ही विश्व की ब्रेड बास्केट यानी विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जी हाँ, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है मदुरई, उरायूर, कावेरी, पुमपट्टिम, तंजावुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उरायूर में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीन के द्वारा। जी हाँ, प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? जी हाँ, सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसके अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी। जी हाँ, सिंधु जल समझौता, जब सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यह समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। जी हाँ, 1960 ईस्वी में हुआ सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस समझौता में कहा गया कि 3 पूर्वी नदियाँ
ब्यास, चिनाब और रावी। जी हाँ, ब्यास, रावी, 3 नदियाँ ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के पास रहेगा, जबकि 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम ये नियंत्रण पाकिस्तान के रहेगा। सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान में है, जबकि रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत के पास है। यह 1960 के सिंधु जल समझौता के अनुसार ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है 17 नंबर का 92U238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 92U238 परमाणु की में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 146 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है 18 नंबर का मूलीय दाब किससे मापा जाता है? जी हाँ, मूलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सेनोमीटर। जी हाँ, ऑक्सेनोमीटर से। नेक्स्ट है 19 नंबर का अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवशोषण। जी हाँ, अवशोषण निहित है। नेक्स्ट है 22 नंबर का पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? जी हाँ, पी एन संधि किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है प्रवर्तक के रूप में, चालक के रूप में, दोलित्र के रूप में, दिष्टकारी रूप के में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिष्टकारी रूप में। नेक्स्ट है 21 नंबर का टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? जी हाँ, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज है। जी हाँ, टेबल शर्करा सुक्रोज है। नेक्स्ट है 22 नंबर का विद्युत मापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह मिश्र धातु नाइक्रोम है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 23 नंबर का किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? जी हाँ, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्प परासरण दाबी घोल। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जी हाँ, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्ता हरा होता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? जी हाँ, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है वो किस गैस के कारण होती है? तो ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, SO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा होता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोगो। जी हाँ, भाषा जो है कंप्यूटर का जो भाषा वो है लोगो। नेक्स्ट है 27 नंबर का एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। जी हाँ, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? जी हाँ, किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट है 29 नंबर का निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है?
जी हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी समूह की नदियाँ सीमा रेखा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। जी हाँ, कर्मनासा, गंडक और घाघरा ये तीनों नदियाँ का जो समूह है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए, कथन है कि बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, यह सही है। दूसरा है बी में कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है, यह ऑप्शन गलत है। जी हाँ, क्योंकि अभी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 37% भूमि सिंचित है नहर के द्वारा। जी हाँ, 37% नहर के द्वारा सिंचित है, जबकि 30% नलकूप के द्वारा। जी हाँ, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन बी है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 32 नंबर का, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? जी हाँ, सबसे पहले चंद्रमा पर जो मानव पहुंचाया था तो वह कौन सा था? दोस्तों, सबसे पहले 1969 ईस्वी में, जी हाँ, 1969 ईस्वी में चांद्र पर मानव गया था और वह मानव का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसे कौन सा यान पहुंचाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपोलो 11। जी हाँ, अपोलो 11 जो था वही 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा तक पहुंचाया था। नेक्स्ट है 33 नंबर का, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जी हाँ, चुंबकीय सुई जो लगा हुआ होता है वो किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट है 34 नंबर का, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? जी हाँ, पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल में कौन कौन सी धातु मिलकर के पीतल बनता है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है 35 नंबर का, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जी हाँ, चूहा मारने के लिए जो दवाई बनता है वह किस पदार्थ का बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड का। जी हाँ, पोटेशियम साइनाइड से ही चूहा मारने का दवाई बनता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? जी हाँ, किस धातु से विद्युत उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो दोस्तों, विद्युत का उत्पादन यूरेनियम से होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 37 नंबर का, बिहार आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? जी हाँ, कौन सा यात्री था इटली का जो बिहार आया था? ये विजयनगर कौन सा आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलो कांटी। जी हाँ, निकोलो कांटी ये विजयनगर आया था। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? जी हाँ, हीनयान और महायान ये दो भागों में बट गया तो कौन सा धर्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है 39 नंबर का, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? जी हाँ, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है 40 नंबर का, निम्न में से कौन सा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? जी हाँ, कौन सा दिवस जो है निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस,
विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व पर्यावास दिवस। जी हाँ, विश्व पर्यावास दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। जी हाँ, अक्टूबर के पहले सोमवार यानी फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है विश्व पर्यावास हैबिटेट दिवस, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। जी हाँ, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। जी हाँ, 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, 30 जुलाई। तो ये सब विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये सभी फिक्स है, जबकि विश्व पर्यावास दिवस यह निश्चित तिथि इसका नहीं होता है, लेकिन यह जो है अक्टूबर के फर्स्ट सोमवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? जी हाँ, निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 42 नंबर का, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है 43 नंबर का, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? जी हाँ, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्शनिक संप्रदाय। जी हाँ, दार्शनिक संप्रदाय। नेक्स्ट है 44 नंबर का, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? जी हाँ, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी हाँ, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इसका दूसरी राजधानी थी। और नेक्स्ट है 45 नंबर का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? वह कौन सा देश का व्यापारी था जो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज सबसे पहले किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। जी हाँ, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, और उन्होंने ही सबसे पहले भारत का खोज किया, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कर्नाटक का एकीकरण। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में। कर्नाटक का एकीकरण 1956 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है 47 नंबर का, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है 48 नंबर का, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 49 नंबर का, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? जी हाँ, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है 50 नंबर का, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? जी हाँ, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट है 51 नंबर का, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जी हाँ, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। जी हाँ, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 52 नंबर का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? जी हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट है
53 नंबर का, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयन ने। जी हाँ, उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 54 नंबर का, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? जी हाँ, अग्नाशय पैंक्रियाज कौन सा गैस निःसृत करता है, निकालता है? ऑप्शन है इंसुलिन, पीतरस, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट है 55 नंबर का, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? जी हाँ, जब छुई मुई के पौधे को जब छुआ जाता है तो उसका पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस गति को कहते हैं कंपनुकुंची गति। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होते हैं? जी हाँ, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, तो इसका ऑप्शन दिया है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं, विधानमंडल पर आश्रित होते हैं, न्यायपालिका पर आश्रित होता है और मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर का, किस चोंच किससे बनती है? जी हाँ, पक्षी का जो चोंच होता है वह किससे बनती है? गाल या जबड़े या दांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जबड़े। जी हाँ, जबड़ा से ही चोंच का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, पिन्ना यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है। जी हाँ, पिन्ना जो है पाई जाती है, किस में पाई जाती है? उभयचर में या मछली में, स्तनपायी में या सर्पनशील में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तनपायी में। नेक्स्ट है 59 नंबर का, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, पास्कल नियम, बी, बॉयल नियम, सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत और डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जी हाँ, आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। जी हाँ, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? जी हाँ, उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक कौन सा अखबार था? ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीडर। नेक्स्ट है 62 नंबर का, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? भूकंप से या सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन डी, .mdb। जी हाँ, .mdb जो है ये फाइल पिक्चर का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? जी हाँ, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ऑप्शन है MB, GB, TB या KB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, TB यानी कि टेराबाइट, ये सबसे बड़ा माप है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसी दर पर गिरती है। जी हाँ, अगर औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी उसी दर पर गिरेगी। नेक्स्ट है
66 नंबर का, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? जी हाँ, मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये रीजनिंग है और इसमें हम सोचेंगे कि प्रश्न फिर से पढ़ करके कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू कहती है, यह एक व्यक्ति है, इसका परिचय देते हुए मंजू कहती है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी मेरी माँ के इकलौते पुत्र यानी उसी का भाई है, और उसी के भाई इकलौते पुत्र के पिता यानी कि उसी के पिता, मंजू के पिता की बहन यानी कि मंजू की फुआ हो गई का बेटा, पिता की बहन का बेटा यानी कि फुआ का बेटा जो है वो क्या होगा? तो फुआ का बेटा यानी कि ये मेरा भाई है, तो मंजू क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी, बहन। नेक्स्ट है 67 नंबर का, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कितने 3 ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद 9 नहीं है? जी हाँ, श्रृंखला में कितने 3 के ऐसे अंक हैं, मतलब कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद 9 नहीं है? यानी कि पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले 9 रह सकता है और उसके बाद 6 रह सकता है, यानी कि 936। जी हाँ, तो 936 देखिए कहाँ कहाँ है? 936 एक यहाँ दिखा, 936 और कहाँ है? 936 9 पहले होना चाहिए और बाद में 6 नहीं होना चाहिए। 9 पहले होना चाहिए और बाद में 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 6 होना चाहिए, यानी 9 3 6, 9 3 6, यानी कितने 3 ऐसे हैं? जी हाँ, कितने 3 ऐसे हैं? देखिए ऑप्शन दिया गया है 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो 9 3 7, 9 3 7 देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2। नेक्स्ट है 68 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY यानी बॉम्बे को MYMYMY लिखा जाता है तो उसी भाषा में तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा? जी हाँ, तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि बॉम्बे का जो शब्द है उसका तीसरा एवं छठा अक्षर, जी हाँ, तीसरा अक्षर जो है M और छठा अक्षर जो है Y, इसी को जो है 3 बार लिखा गया है। जी हाँ, 3 बार लिखा गया है, M और Y को 3 बार लिखा गया है, MY MY और MY। तो इसी प्रकार से तमिलनाडु के जो शब्द है तीसरा, छठा और नौवां, तीसरा यानी कि M, छठा यानी कि N और नौवां यानी कि U, MNU। तो MNU को 3 बार लिखा जाएगा, तो MNU MNU MNU, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी कि 1 अक्टूबर का जो दिन है वह रविवार है। जी हाँ, रविवार, 1 अक्टूबर रविवार है और अक्टूबर जो होता है वह 31 दिन का होता है। जी हाँ, तो 1 अक्टूबर अगर रविवार है तो उसमें 7 7 जोड़ते जाएंगे, तो 1 और 7 हो जाएगा 8, 8 तारीख भी रविवार, 8 और 7 15 तारीख होगा रविवार, 15 7 22, 22 तारीख होगा रविवार, 22 7 29, 29 तारीख होगा रविवार।
30 तारीख हो जाएगा सोमवार, 31 तारीख हो जाएगा मंगलवार, और 1 तारीख जो आएगा नवंबर का वो हो जाएगा बुधवार। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुधवार। नेक्स्ट है 70 नंबर का, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो। जी हाँ, 3 लगातार पूर्णांक है, उसका गुणनफल 120 है, तो बताइए पूर्णांकों का योग कितना होगा। 3 लगातार पूर्णांक का गुणनफल 120 है, तो पहला संख्या मानते हैं x, दूसरा मानेंगे x + 1 और तीसरा मानेंगे x + 2। जी हाँ, x + 2। इस प्रकार से तीनों को जब गुना करते हैं तो वो हो जाता है 120। तो जब x हम निकालते हैं, जी हाँ, जब x का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ पर आ जाएगा, x का मान होगा 4। जी हाँ, तो 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 1 6, यानी जब तीनों को गुना करते हैं तो 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120 से, यानी कि 120 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 4 × 5 = 9 × 6 = 15 होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 71 नंबर का। जी हाँ, 71 में दिया गया है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। जी हाँ, अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा, तो इस समय विजय की आयु कितनी है। जी हाँ, तो अजय और विजय के अनुपात जो है 3:4 है, तो मानते हैं कि अजय की उम्र हो गया 3x और विजय का हो गया 4x। 3:4 है तो उसको 3x और 4x मानते हैं। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, तो 3x और 4x में 5 5 जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ 3x में जोड़ेंगे 5 और बटा 4x में जोड़ेंगे 5, तो नया जो अनुपात हो जाता है वह 4:5 हो जाता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 5 दिया 15x, जी हाँ 15x होगा, प्लस 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 16x + 20, 16x + 20। तो ये जब साइड चेंज करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। अब विजय की वर्तमान उम्र जो है, विजय की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो विजय की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वह है 4x। जी हाँ, 4x, यानी कि 4 × 5, x का मान 5 है, 4 × 5 = 20 वर्ष, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि प्रोटीन का संबंध विकास से है। प्रोटीन का संबंध विकास से जिस प्रकार है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे है, तो कार्बोहाइड्रेट का संबंध ऊर्जा से है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यदि 6, 8, 10, x और 7 का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान क्या होगा। जी हाँ, 6, 8, 10, x और 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है, सभी को जोड़ देते हैं, तो अंक कितना है, तो ये 6 गो है, 5 है, तो इसको क्या करेंगे कि 6 + 8 + 10 + x + 7 और बटा टोटल कितना है, तो 5 है, तो बटा 5, और समांतर माध्य 8 दिया गया है तो बराबर में 8 लिखेंगे। 6, 8, 14, 10, 24, 24 और 7, जी हाँ 24 और 7 31 हो जाएगा, और ये 5 गुना होगा 8 में, तो 8 × 5 = 40 होगा। 40 में से 31 को माइनस कर देंगे, जी हाँ 40 - 31 यानी कि 9, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 74 नंबर का, 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी है
जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। जी हाँ, 15 से 160 के मध्य यानी 15 से 160 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। 17 से कटती है लेकिन 4 से नहीं कटती है। तो कितनी संख्याएं हैं? तो 15 से अगर हम देखते हैं तो 15 के बाद 15 और 160 के बीच हमको देखना है। तो 15 के बाद 17 होता है तो 17 कटेगा। जी हाँ, 17 कटेगा। 17 के बाद 17 और 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। 68 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 68 4 से कट जाता है, जबकि 4 से नहीं कटना चाहिए। तो 17 पचे 85 होगा और 17 छक 102 होगा, 17 सते 119 होगा और 17 अठी 136, 17 नमा 53 से 153। 136 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 4 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या जो है कट रहा है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है 75 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 11 पारी के रन का एक निश्चित औसत है और 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो उसकी पहली 11 पारियों का औसत कितना है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम देखेंगे कि 11 पारी में कुछ रन बनाया होगा, तो 11 पारी का रन का औसत मान लेते हैं कि x है, तो इसलिए 11 पारी का टोटल रन हो जाएगा 11x। जी हाँ, और फिर 129 रन और बना दिया, तो ये हो गया 12वां पारी, यानी कि 12 पारी में गुना हो जाएगा x प्लस 9 से, क्योंकि 9 रन है जो औसत में बढ़ गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 11x प्लस 129 बराबर 12x और प्लस 108। जी हाँ, 108। फिर क्या होगा कि 108 को इस साइड जब लाएंगे तो 129 में से घट जाएगा 108 और ये 12x में से घट जाएगा 11x, तो बचेगा x। तो 129 में से जब 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 21। तो इसलिए औसत जो होगा 21 होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।